पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रामलला का जन्मोत्सव, जी हाँ, रामनवमी की बात कर रहे हैं। रामनवमी सनातनी पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाते हैं और इस दफा भी 6 अप्रैल को रामनवमी का आयोजन होगा। लेकिन रामनवमी के आयोजनों की जब बात होती है ना, अविभाजित बिहार का शिमला कहे जाने वाले शहर हजारीबाग की बात होती है, क्योंकि हजारीबाग की रामनवमी है खास। और हजारीबाग की रामनवमी कैसे है खास, किसने बनाया इसे खास, और क्यों रहता है हजारीबाग की रामनवमी को लेकर इतना उल्लास, इन सब बातों को जानने के लिए, आपको बताने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में हजारीबाग रामनवमी से जुड़ी एक बड़ी शख्सियत को अपने स्टूडियो में बुलाया है। जी हाँ, हजारीबाग रामनवमी आयोजन समिति के पुराने करता धरता रहे डॉक्टर अमरदीप यादव को। अमरदीप यादव जी, आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, हजारीबाग की रामनवमी में क्या है खास? हजारीबाग की रामनवमी का गौरवशाली इतिहास 100 वर्षों का रहा, उससे अधिक है। और गुरु सहाय ठाकुर और उनके साथ उनके जो सहयोगी, जो उन्होंने जो शुरुआत किया था, वो एक समकक्ष है। आप राष्ट्रीय परिदृश्य में जब आप देखिएगा कि वही काल जो है 1925 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना वर्ष भी है, और लगभग वही जो है हजारीबाग की रामनवमी का भी शुरुआत है, जुलूस के साथ, शोभा यात्रा के साथ इसकी शुरुआत है। बाद के कालखंड में फिर वो महासमिति का गठन, चूँकि क्लब की संख्या, अखाड़ों की संख्या बढ़ी, फिर बाद के कालखंड में मंगला जुलूस की परंपरा। देखिए, मंगला जुलूस, आपको एक बात मैं आपको बताता हूँ, रामनवमी पूरे देश भर में होती है, तो ये जो क्या खास है, ये मंगला जुलूस क्या है कि बाकी सब जगहों पर किया नवरात्रा और राम जन्मोत्सव के अवसर पर रामनवमी का आयोजन होता है, लेकिन हजारीबाग में 1 माह पूर्व इसकी शुरुआत होती है। होली के बाद का जो पहला मंगलवार है, चैत महीने का पहला मंगलवार, हाँ, पहला मंगलवार, उस दिन से ये मंगला जुलूस की शुरुआत होती है। मंगला जुलूस का जो परिभाषा है कि सभी अखाड़े अपने झांकी को निकालने से पहले अखाड़े के मेंबर लोग अपने मोहल्ला में, फिर शहर के झंडा चौक, बड़ा खड़ा चौक, महावीर स्थान चौक, सब जगह पचमंदी चौक में घुमाते हैं और हजारीबाग के लोगों को जगाते हैं। वो एहसास दिलाते हैं कि मैं अपना अखाड़ा, मैं अपनी झांकी लेकर के रामनवमी के समय, विजयदशमी के बाद में वो जुलूस, चूँकि समय ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो एकादशी का जुलूस हो जाता है, तो उसके लिए वो बताने के लिए और नौजवानों को जगाने के लिए ऐसा कहा जाता है हजारीबाग में कि सभी नौजवानों में हनुमान जी सवार हो जाते हैं। अच्छा। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद फिर वो पूरा हजारीबाग राम जी के कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा। कि उसके बाद अब जो है सब चीज़ राम जी अगले 1 महीना तक इस हजारीबाग के आबो हवा में राममय, भक्तिमय, केवल सब कुछ राम जी के नाम पर ही चलेगा। तो उसके लेकर के फिर वो तैयारी की शुरुआत होती है। चलिए आगे आएंगे, आपके पास आगे आएंगे, लेकिन जो एक सवाल मेरे जेहन में बहुत लंबे समय से कौंध रहा था, आपसे लंबे समय से मैं कोशिश कर रहा था कि आपको लेकर बैठूं। एक युवा, 21-22 साल का युवा रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष बन जाता है, ये सब क्या है? वो हनुमान जी कैसे सवार हो जाते हैं युवा पर? क्या है, घटना क्या है? मैं तो बचपन से, चूँकि हमारे पिताजी जो है साइकिलिस्ट थे कॉलेज में, और वो कुश्ती भी करते थे, तो सुकुल बाबा अखाड़ा में पिताजी जो है कुश्ती वगैरह करने जाते थे। हमारे चाचा जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हरिभजन गोप पिताजी, तो वर्तमान में अभी हम लोग उनसे पुरानी चीज़ों को पूछते हैं, सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो हम लोग सुकुल बाबा अखाड़ा जाते थे, नाग पंचमी के दिन वहाँ प्रतियोगिता होती थी, तो हम लोग जाते थे, तो हमारे बड़े भाई श्री चंद्रदीप यादव जी जाते थे। बाद में जब रामनवमी आती थी तो सभी लोग धर्मवीर क्लब में, और उसके बाद उसका मंगला जुलूस, फिर पुराना चूँकि क्लब है तो उसमें हम लोग सम्मिलित रहते थे।
हमारे बड़ी बाजार मोहल्ले से जो है स्वर्गीय राजकुमार लाल जी की, लेकिन श्री प्रमोद यादव जी और श्री राजकुमार यादव जी अभी है वर्तमान में। तो उन लोगों ने जब महासमिति का अध्यक्ष का उनको जब दायित्व मिला, उसके बाद हमारे मोहल्ले में नौजवानों के बीच में एक ऊर्जा का संचार हुआ और उन लोगों ने जो काम किया, जैसे श्री प्रमोद यादव जी के समय में काफ़ी शांतिपूर्वक, उस जमाने में जब बाबरी विध्वंस की घटना हुई थी और पूरा जब संयुक्त बिहार का जब एहसास लोगों को हुआ कि हो सकता है कि रामनवमी में बहुत कुछ हो सकता है, तब श्री प्रमोद यादव जी अध्यक्ष रहे और काफ़ी शांतिपूर्वक संचालन उसका हुआ। फिर 2001 में राजकुमार यादव जी जब बने तो अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता जो कई वर्षों से बंद थी उसको शुरुआत कराया और उस परंपरा को पुनर्जीवित किया। तब हम लोग महासमिति के चुनाव में हम लोग जाते थे, तो अब लगा कि कभी जीवन में मौका मिलेगा तो कुछ हम भी अपना प्रतिभा दिखाएंगे काम करके। मतलब क्या करते थे आप? लाठी वाठी भांजते थे क्या, कि तलवार वलवार चलाते थे, क्या करते थे? हम तो व्यायामशाला में हम लोग जिम्नास्ट थे। अच्छा। यादव व्यायामशाला चलता था तो वहाँ पर हम लोग जो है हम लोग जिम मारते थे। हमारे साथ कुंदन यादव जी हमारे मित्र, तो हम लोग सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा हम लोग काफ़ी उसमें अभ्यास करते थे, पसीना बहाते थे। अच्छा। और वेट लिफ्टिंग का और हम लोग बेंच प्रेस का और जो है चैन पुलिंग। नहीं तो हनुमान जी कब सवार हुए? हनुमान जी सवार हुए, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं जुड़ा 1998 में। अच्छा। और कैंपस का मैं काम करता था। कैंपस का काम करते करते क्या हुआ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं काम कर रहा था, तो हजारीबाग टाइम्स जो है, तो हजारीबाग टाइम्स श्री सुबोध सिंह सिक्यूरिटी जी के द्वारा वहाँ लिखने का मौका मिला, मैं लिखता था। बाद में दैनिक जागरण से जुड़ा, तो दैनिक जागरण से जुड़ने के बाद हुआ 2006 में लोहसीना शिवपुरी का जो अखाड़ा था वहाँ लोग उठाना चाहते थे क्लब को, लेकिन वो मस्जिद मार्ग से दक्षिणी शिवपुरी का क्लब जो मस्जिद मार्ग से वो लोहसीना की तरफ से वो लाना चाहते थे, उसकी अनुमति नहीं मिल रही थी। तो मैं दैनिक जागरण का न्यूज कवरेज करने में वहाँ गया था। अच्छा। उन लोगों ने बैठक में मुझे बुलाया था, मैं न्यूज कवरेज करने गया था कि क्या हो रहा बैठक में, आगे क्या मूवमेंट होगा, प्रशासन से लोग ज्ञापन, तो काफ़ी संख्या में भीड़ थी। तो उन लोगों ने एक विषय कहा, उन लोगों ने कहा कि आप भी इसमें शामिल होइए, आप लोग धर्मवीर क्लब के लोग हैं और सारे अखाड़े लोग इसमें नहीं शामिल होंगे तो कैसे होगा। तो मैंने कहा कि भाई तो न्यूज कवरेज करने आया हूँ। तो वहाँ पर लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि भाई आप पहले हिंदू हैं, बाद में पत्रकार हैं। तो वो बात मुझे दिल को लग गई। तो मैंने कहा कि हाँ ये बात तो आपका कहना सही है। तो हमारे मित्र आदित्य नारायण कुशवाहा जी, विशाल वर्मा जी, रंजीत वर्मा जी, सारे लोगों ने कहा कि नहीं आप इसका नेतृत्व करिए, काफ़ी लोग आपको सहयोग करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वापस अपने दैनिक ऑफिस में आकर के हमारे ब्यूरो चीफ थे श्रीकांत शर्मा जी, मैंने उनको कहा सर ये खबर है, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। और मंगला जुलूस में रात्रि में हम लोगों ने मंगला जुलूस को निकाला, प्रशासन के मना करने के बावजूद भी उस पर काफ़ी विवाद हुआ। लौटने के क्रम में जब महावीर स्थान में पूजा करने के हजारों की संख्या में पहली बार महिला लोग भी निकली थी मंगला जुलूस में। जब लौटने लगे तो प्रवीण कुमार सिंह जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो हजारीबाग के एसपी थे, तो उस रोड में उन लोगों ने हम लोग का रोका और उसमें उन्होंने मुझे पहचाना कि भाई ये तो पत्रकार है। तो उन्होंने कहा कि अमरदीप तुम कम से कम तुम भी ये सब में इन्वॉल्व मत हो। तो मैंने कहा कि सर पहले मैं हिंदू हूँ, बाद में मैं पत्रकार हूँ। तो ये बात उस समय फिर हो गई, शांतिपूर्वक जुलूस का समापन हो गया। और समापन करके घर में जब मैं पहुंचा तो रात के 3 बजे मेरे घर पर पुलिस आकर के और काफ़ी आसपास के क्षेत्र मैंने पूरे मेरे घर के मतलब चारों तरफ से पुलिस ने घेर करके मुझे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। और इचाक थाना ले गया और उसके बाद दूसरे दिन चालान करने का सारी व्यवस्था हो गई। अब शहर के सारे अखाड़े के लोग जो है वो झंडा चौक जाम कर दिए और हजारीबाग के जो बरकट्ठा के विधायक थे उस समय अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र जो है श्री अमित के पापा, हाँ, जो चितरंजन यादव जी, तो वो जा रहे थे विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए। और वो फिर अचानक उनको जानकारी हुआ कि विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता जो है अमरदीप यादव ये गिरफ्तार हो गए। फिर उन्होंने संपर्क किया दीपक प्रकाश जी, उस समय अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, उसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी थे और प्रदेश मंत्री दीपक प्रकाश जी, वो लोग हजारीबाग आए और सारे अखाड़ों के साथ और डीसी जो है राहुल पुरवार और प्रवीण कुमार सिंह एसपी के साथ जो है संयुक्त बैठक हुई। उसमें फिर आम सहमति बनी कि जो है रामनवमी अगर शांतिपूर्वक निकालना है तो जो लोग को अरेस्ट किया गया उसको छोड़ना है। तो उसमें एक वक्तव्य, मैं तो चूंकि अंदर थाना में मैं था, चूंकि वापस कोर्ट से फिर ले आया गया था वापस थाने में,
तो उस समय एसपी साहब ने कहा कि सबको छोड़ेंगे, अमरदीप को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा कौन सा वो गुनाह कर दिया? तो नहीं, वो जो है वो सबके सामने, हजारों की भीड़ के सामने उन्होंने ऐसा कह दिया कि मैंने तो उसको समझाया कि भाई नौजवान हो, पढ़े लिखे लोग हो, तो इस तरीके की चीज़ों में मत आओ। तो वो कहता है सर पहले मैं हिंदू हूँ, बाद में मैं पत्रकार हूँ। तो ऐसा जवाब दिया तो मैं जो है उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये उनका एक जो ये वक्तव्य जो था ये सारे अखाड़ेधारियों ने सुन लिया। 2007 में मैं सामान्यतः मैंने ओकनी मोहल्ला में मैं जो है कैरम बोर्ड खेल रहा था। अचानक जब मंगला जुलूस का जब प्रक्रिया शुरू हुआ तब सब लोगों ने कहा कि नहीं इस बार अध्यक्ष आपको बनना है। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग को संभालना है। उसी साल जिस साल आपका चलान हो रहा था? नहीं, 2006 में चलान हुआ। अच्छा। जो फिर वापस फिर हम लोग आगे जो है फिर जेल से छूट गए। अच्छा। फिर 2007 जब आया तो 2007 में चूंकि उसके पहले लगातार हर एक रामनवमी में मेरी भूमिका विद्यार्थी परिषद से जो है चिकित्सा शिविर हम मतलब आप तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए थे ना? लगभग 23 वर्ष उस समय हमारी उम्र थी। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि आपको बनना होगा। लो ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि माने तो हमारे उम्र के जितने भी नौजवान हैं और उसके अलावा जो भी युवा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो जुलूस निकालते हैं, रामनवमी की झांकी वहाँ के इन्वॉल्व होते हैं, चुनाव में उनको इन्वॉल्व करना होगा। तो हम लोग हर एक अखाड़े में जाके लोगों को निमंत्रण दिए और बोले केवल अध्यक्ष सचिव नहीं, जितने भी समिति के लोग हैं और इस मोहल्ले में जितने भी नौजवान सबको आना होगा और आप आके देखिए कि अध्यक्ष का प्रक्रिया का चुनाव कैसे होता है। और उसके बाद उस समय तो अध्यक्ष का चुनाव तो पंचमंदिर में होता है ना? नहीं, बड़ा अखाड़ा में होता है। बड़ा अखाड़ा में होता है। अच्छा। बड़ा अखाड़ा में होता है। तो बड़ा अखाड़ा में फिर वो जो है वो 11 मार्च 2007 को सर्वसम्मति से सरिया अखाड़ों के समर्थन से मुझे अध्यक्ष जो है बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि मैं चूंकि बचपन से सोचता था कि कभी मुझे अध्यक्ष बनने का जब मौका मिलेगा तो मैं किन चीज़ों का लेकर के मैं समाज में आऊँगा। तो अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले मैं, आदित्य जी, अभय सिन्हा जी, सारे लोग बैठे और एक निर्णय पर हम लोग पहुँचे कि जितने भी अखाड़ेधारी है सबसे पहले चूँकि जो अध्यक्ष अपना अखाड़ा का रिन्यूअल कराने के लिए आएगा, जो समिति के लोग आएंगे या अपना विषय रखने के लिए, अखाड़ों की समस्या को रखने के लिए आएंगे, तो मैंने सबसे पहले कहेंगे कि जो भी अश्लील गाने बजते हैं, जो भी भड़काऊ गाने, जो फिल्मी गाने बजते हैं, मतलब फिल्मी अश्लील से आपका मतलब क्या था? भड़काऊ गाने जो मतलब धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, वो भी विषय था। और एक फूहड़ गाने, लगता था कि राम जी का त्यौहार है। हाँ। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लाया कि भाई देखिए छठ महापर्व में हम लोग बहुत शांतिपूर्वक धार्मिक गीत बजा, छठ माता का गीत बजाते हैं। उसके अलावा जब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान का जो है हम लोग भजन सुनते हैं। तो राम जी का जन्मोत्सव में राम जी का जन्मोत्सव का ही भजन, और अगर नृत्य करना है या फिर प्रदर्शन बेहतर तरीके से करना है अपनी प्रतिभा का और जुलूस में आनंद उठाना है, तो वहाँ पर क्या है कि उसी थीम का, उसी बैकग्राउंड का, उसी म्यूजिक का जो है गीत बजना चाहिए। तो हम लोग देशभक्ति और धार्मिक गीतों का चलन के लिए। अच्छा, आपने रामनवमी को राष्ट्रभक्ति से जोड़ा? राष्ट्रभक्ति से जोड़ा, देशभक्ति से जोड़ा, धार्मिक कि हमने कहा कि भाई आप लोग डीजे बजाते हैं लेकिन धार्मिक गीत बजाइए। तो सब कई लोगों ने कहा कि मेरे पास गाना नहीं है। ठीक है, हम लोग बोले कि गाना सिलेक्ट करके हम लोग देंगे और हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड करवाया। 500 CD कैसेट हमने सारे प्रशासन को दिया, सारे अखाड़ेधारी को दिया और एक एक अखाड़ा में 3-3 4-4। बचपन से अमरदीप जी हमको जहाँ तक याद आता है, एक गाना तो हम लोग सुनते थे, राम जी की निकली सवारी जी, तो वो गाना तो था ही जी। तो फिर गानों का विवाद कहाँ से आया? नहीं, चूंकि क्या है ना, लंबी होती है, चूंकि 12-18 किलोमीटर तक लंबी जुलूस चलती है और 24 घंटा 36 घंटा तक जुलूस चलता है, तो हर 5-5 मिनट में गीत बदल जाता है। अच्छा। तो गानों का वैरायटी अगर आप नहीं दीजिएगा तो उन लंबा सफर, फिर आज जाना, रात भर रुकना, फिर सुबह जब तक जुलूस झांकी, मतलब अखाड़ाधारियों का जोश बनाए रखने के लिए उसको वो सारे लोगों का मतलब बढ़िया से आनंद रहे और जोश उत्साह रहे और एकजुटता रहे, उसके लिए धार्मिक भावना से क्या है कि अपना आपका सनातन के प्रति गौरव गान अपना रहे। तो हम लोगों ने गानों को वैरायटी दिया, कुछ यूट्यूब से लिया, कुछ कई कैसेट खरीदा गया, हम लोग कई राउंड तक उसको सुने, एक एक गाना को सिलेक्ट किए। नहीं, आपका हमको याद है कि आप जब बने थे तो बड़ा CD वीडी बांटते चलते थे, सब जगह घूम घूम के सुनते थे कि भैया ये नया लड़का जो बना है अध्यक्ष, वो अपना साइकिल लेके पहुंच के सब जगह CD वीडी दे के आते थे। क्या था, मतलब जोश था कि लो भैया यही गाना बजाना है? नहीं, ये था कि वो कभी कभी जुलूस में जब हम लोग शामिल होते थे तो कुछ फिल्मी गाने बजते थे। फिल्मी गाने काफ़ी फूहड़ लगते थे
और कुछ जो अन्य राज्यों से जो आते थे तो उनको लगता था कि हम लोग तो सोच के आए थे कुछ और कि यहाँ पर रामनवमी अच्छा से होगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये गाने क्यों बज रहे हैं। तो उसको लेकर के और कुछ हम लोग महसूस करते थे कि इसको कंट्रोल कैसे हो। कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ कि अखाड़े के लोगों को हम लोगों ने मुहैया कराया, और शहर में जितने भी कैसेट दुकान थे सभी कैसेट दुकान को मुहैया कराया कि आपके पास भी आएगा तो यही कैसेट आप उसको अपना जो है रिकॉर्डिंग कर करके आप दीजिएगा। तो जितने भी सोर्सेज थे गानों का कि कहाँ से लोग अब गाना लेते हैं, तो सारे सोर्सेज में हम लोग अपना जो है गाना पहुंचा देते थे। या मीडिया के जितने भी ऑफिस थे, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सारे ऑफिस में सब लोग मतलब रामनवमी के आयोजन में जो गानों की एक रूपता हो, भजन की एक रूपता हो, ये आपकी अध्यक्षता में शुरू हो गया। इसकी सारे अखाड़े एक ही गाने बजाए, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। तो हम लोग बोले कि आप उसको मतलब प्रशासन को भी सुना देते थे कि देखिए ये सब बजेगा, कोई एसपी को भी देते थे, डीएसपी को, डीसी को भी देते थे, और हम लोग सारे थाना प्रभारी को देते थे। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा लोग मांगते थे। क्या कल आरोप मत लगाइएगा कि भड़काऊ गाना बजाए, गड़बड़ तो बता दीजिए पहले। हाँ, पहले बता दीजिए। तो वो लोग बोलते थे नहीं बात। उस समय मैं जब अध्यक्ष बना तो उस समय हजारीबाग के डीसी हिमानी पांडे मैडम थी और एसपी थे प्रवीण सर। तो वो जब देखे, जब नवमी का जुलूस जब अचानक सड़क पर आया तो हम लोगों ने एक शुरुआत किया था कि भाई ऐसा है कि समय पर जुलूस निकालिए। जो आप लोग रात कर देते हैं या सुबह कर देते हैं तो 9 बजे 10 बजे 8 बजे निकालिए। तो सब लोग कहा कि हम लोग समय पर निकालेंगे तो आप नवमी जुलूस जो है वो झांकी मस्जिद मार्ग से घुसाइएगा, हम एकदम करेंगे। उसमें काफ़ी पूर्व अध्यक्षों ने मुझे सहयोग किया और शांति समिति के अन्य लोग जो थे उनका सहयोग मिला, प्रशासन का भी सहयोग मिला। हम लोग प्रशासन के पास गए कि हम लोग मस्जिद मार्ग की तरफ जो है जुलूस ले जाना चाहते हैं। तो वो बोले समय पर आप आइए तो ले घुसा दीजिए। तो लगभग 18 क्लब जो है नवमी का, जो है 2007 में नवमी का जो जुलूस का जो 18 क्लब था, जो भी क्लब आया समय पर वो हम लोगों ने मस्जिद मार्ग में उसको घुसाया। और उसका देखिए हमको एक चीज़ बताइए अमरदीप जी, बार ये रामनवमी का त्यौहार वैमनस्य का कारण क्यों बन जाता है हजारीबाग में? आपने ये जो मस्जिद मार्ग चूंकि उस रास्ते से गुरु सहाय जी झंडा लेकर गए थे, जो रास्ता उन्होंने अपनाया था उसी रास्ते से चलने की परंपरा है, या फिर मस्जिद के आगे से ही जुलूस निकालेंगे ऐसा जरूरी है? नहीं, देखिए वो एंगल अलग है। वो रास्ता है, वो एक रास्ता है, एक रामनवमी का रूट है। मतलब गुरु सहाय उसी रास्ते से जाते थे जो शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत हुई थी तो कभी शुरुआती दौर में खुशकुल बाबा अखाड़ा के पास भी आता था, बड़ा अखाड़ा के पास भी जाता था। बाद में 55 मंदिर समय में भी जो शिविर लगता था तो वहाँ फिर क्या हुआ, स्टेडियम में लोग आते थे, अपना झांकी दिखाते थे। बाद में कालखंड में क्या हुआ कि उसको एक रूट तय कर दिया गया, क्योंकि कहीं से कुछ आता था, 10 क्लब यहाँ से आया, कुछ लोग स्टेडियम में प्रदर्शन किए चले गए, कुछ लोग बड़ा अखाड़ा तरफ आया चला गया। तो प्रशासन को कठिनाई होती थी कि भाई अलग अलग जगह फोर्स लगाना पड़ता था, तो अलग अलग जगह स्टेज लगाना पड़ता था। तो उसमें एक सेंट्रलाइज किया गया और हजारीबाग के जो सभी अखाड़ेधारियों का मांग था कि हम लोग आएंगे और सभी हम लोग एक रूट से आएंगे और एक रूट से आकर के उस रास्ता पर जाकर फिर वापस ये हो जाएगा। अब क्या है कि उसको एंगल ये दिया गया कि जब लोग अखाड़ा लेकर के आते हैं तो रास्ता में कई मस्जिद पड़ता है, 12-18 किलोमीटर के दरमियान में कई मस्जिदें पड़ती है। और समापन भी जब होता है तो एक्चुअली देखिएगा कि 55 मंदिर से तो महावीर स्थान से, कुमारटोली से, बड़ा अखाड़ा से, सब जगह से होकर के आते हैं लोग। तो सभी मंदिरों में वो रूट तय करके आते हैं। लेकिन समापन जब होता है तो बड़ा बाजार गोलटोली चौक का जो हनुमान मंदिर है, अभी श्री हरि हनुमान मंदिर, वहाँ से होकर के फिर चले जाते हैं। तो वो एक बीच का रूट को क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने उसको एक प्रचारित करना शुरू किया कि हाँ भाई यहाँ पर ये मुख्य मस्जिद है, यहाँ से जो है ये गुजरेगा तो उसका एक तासीर उसका एक अलग है। और नौजवानों में एक रहता भी है कि भाई हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, इसके बाद तो फिर कोई मस्जिद पड़ेगा नहीं, तो यहाँ अपना हमारा जो है एक प्रदर्शन है। तो एक्चुअली वहाँ पर एक प्रशासन का भी मंच होता है, वहाँ कुछ दूरी पर मस्जिद है। तो एक्चुअली जो नौजवान लोग आते हैं वो अपनी शारीरिक श्रेष्ठों का, अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का जो प्रतिभा दिखाने का उसी मंच के नीचे, और अपने झांकियों का जो है जीवंत झांकी कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर का जो डिजाइन है वहीं पर मुख्य प्रदर्शन होता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि युवा वहाँ पर अपना शारीरिक सौष्ठव दिखाते हैं, अस्त्र शस्त्र का परिचालन करते हैं। क्यों? वहाँ मस्जिद है इसलिए कि वहाँ पंच मंदिर है इसलिए? क्या वजह क्या होती है? नहीं, पंच मंदिर से काफ़ी दूर मस्जिद है और वहाँ प्रशासन का मंच होता है, सेंट्रलाइज मंच जो है। वहाँ से चूंकि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जुलूस
उसके बाद से चूंकि फिर 4-5 चौक ही मिलता है, उसके बाद सब जो है जुलूस वापस चला जाता है। तो वहाँ पर सारा बखेड़ा तो वहीं खड़ा होता है कि भैया वहां से जामा मस्जिद पार हुआ कि नहीं, जामा मस्जिद पार हुआ कि नहीं। मतलब ये तनाव क्यों? नहीं, तनाव तो नहीं रहता है, वो तो सामाजिक सौहार्द में एकदम बिल्कुल सहयोगात्मक सकारात्मक भाव में सब लोग सहयोग रहता है। वो एक एंड पॉइंट है। उसके बाद जो है सारे अखाड़े अपने अपने जो है घरों की तरफ, अपने अपने जो अखाड़े गांव की तरफ सब चले जाते हैं। वहाँ से जो है फिर उसके बाद सुभाष मार्ग होते हुए उसके बाद झंडा चौक, बड़ा बाजार झंडा चौक, फिर सरदार चौक से गोलटोली चौक होकर के फिर अपना अपना। कितने अखाड़े हैं, कितने? देखिए रजिस्टर्ड लगभग 130 है हर बार, कभी 80, कभी 90, कभी 110, कभी 115। मतलब 100 से ऊपर अखाड़ों के जुलूस निकलते हैं। उस जुलूस में क्या झांकी रहती है? हाँ, जीवंत झांकी रहती है। मंदिरों का जो है प्रारूप रहता है, और कहीं कहीं जो है कुछ लोग जो है वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो प्रेजेंट में जो रिलेवेंट टॉपिक होते हैं उसको लेकर के बनाते हैं। और इस तरीके का अपना अपना सब अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता जो सप्तमी के दिन होती है। हाँ। उसके अलावा सभी अपने अखाड़े ले जाने के क्रम में, चूंकि अपने झांकी के पीछे उस झांकी को दिखाने के लिए कि भाई इस क्लब के लोग हैं, इस समिति के लोग हैं, इसके ये झांकी है, उसके जो सारे सदस्य होते हैं, उसके मोहल्ले गांव के जो लोग होते हैं, वो पूरे रास्ते जो है अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता करते हुए, अपने शारीरिक शस्त्र दिखाते हुए, अन्य जो कला है उनकी वो दिखाते हुए, सारी चीज़ों को लेकर के, कुछ वेट लिफ्टिंग, कुछ बेंच प्रेस और कुछ अलग अलग जो है नैन चाकू से करते हैं। फिर वो अलग अलग अपना उनका जो कला होता है जिसमें वो माहिर होते हैं, वो दिखाते हुए समाज के लोगों के जो दर्शक होते हैं पूरे रास्ते में उनको दिखाते हुए अंत में उसका प्रदर्शन जो है वो प्रशासन का जो मंच है उस मंच के नीचे वो लोग करते हैं। उसमें सारी मीडिया वहाँ रहती है, सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर वो लोग दिखाते हैं। दर्शक जो न्यूज़ हाट के माध्यम से पहली बार हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी को जान रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि गुरु सहाय जी ने 1925 के आसपास 1925 के आसपास अकेले एक झंडा लेकर घूमना शुरू किया था रामनवमी के दिन, और उसके बाद फिर एक कारवां बनता गया, और उसके बाद हजारीबाग में रामनवमी जो है ना उसने महोत्सव का रूप ले लिया, और इसमें सैकड़ों अखाड़े शामिल होते हैं। हर मोहल्ले के अखाड़े, गांवों के अखाड़े, पंचायतों के अखाड़े, और सब उस दिन कमोवेश हजारीबाग शहर में इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होकर एक निर्धारित मार्ग है जहां से झांकियां निकलती हैं और लाखों लोगों की भीड़ होती है। उस भीड़ में से करीब 2-3 दिनों तक का ये आयोजन होता है। जब सारी दुनिया में रामनवमी खत्म हो जाती है तब हजारीबाग की रामनवमी एकादशी से शुरू होती है, और प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं इस आयोजन को संपन्न कराने में। और उसमें अहम सहयोग होता है रामनवमी आयोजन महासमिति का, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप भी थे। डॉक्टर अमरदीप सबसे कम उम्र में बने थे। वही सवाल मैंने इनसे किया था। और उसके बाद एक बार इन्होंने 7 दिवसीय पदयात्रा भी निकाली थी। क्या वजह थी, क्यों निकाली थी, वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, वो 7 दिवसीय पदयात्रा निकालने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य यही था कि ऐसी घटनाएं प्रत्येक वर्ष हो जाती थी कि अभी चूँकि वर्तमान में काफ़ी बदलाव आया है। हम लोगों ने बाद में मांग किया कि CCTV लगाया जाए। हम लोगों ने बाद में मांग किया कि जो है अखाड़े को जो है उसका नंबरिंग करके, और नंबरिंग करके बाकायदा बैरियर के साथ एक अखाड़े जाएंगे और उसके बाद दूसरे अखाड़े जाएंगे। फिर उसका जो है अगर चौक पर 4 अखाड़े चारों तरफ से आ गए तो उसका नंबरिंग पहले से अगर किया हुआ रहेगा तो जिसका नंबर पहले होगा वो जाएंगे। उस समय क्या था, ना CCTV कैमरा था, ना ड्रोन का कैमरा का स्थिति था, ना क्रेन कैमरा का जो था, कुछ था नहीं, केवल वीडियो रिकॉर्डिंग एक आदमी लेके घूमता था। तो पूरे रामनवमी को कितना कवर करेगा। तो वहाँ पर होता था कि कुछ अखाड़े आपस में लड़ते थे, तो उसको लेकर के कुछ लोग चोटिल होते थे। मैं बहुत आश्चर्य बात बता रहा हूँ। रामनवमी के समय में क्या हुआ कि चोटिल शब्द है, तो अखाड़े आपस में लड़ते थे, या कुछ अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता के दौरान चूँकि भीड़ होती है तो किसी को चोट लग जाता है। सदर अस्पताल में उसकी इलाज की व्यवस्था रात भर वो OPD खुला रहता है, और काफ़ी फोर्सेस रहती है, और वॉलंटियर्स भी रहते हैं, महासमिति के लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पर रात भर में इलाज की संख्या जो है वो छोटा छोटा, यहाँ से कटा, यहाँ कटा, छोटा छोटा चीज़ का, किसी का सर फटा, तो लाजपत में इलाज की संख्या 700-800 हो जाती है छोटे छोटे चीज़ों की। अब अचानक से एक दिन क्या हुआ कि 2008 में पटना से मुझे फ़ोन आया कि एक क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल है उसमें चल रहा कि हजारीबाग में 800 लोग घायल हो गए।
तो मैंने कहा भाई 800 लोग कैसे घायल हो, मैं तो यहाँ जुलूस में घूम रहा हूँ, कहीं तो ऐसा 800 लोग घायल हुए नहीं, तो कैसा रामनवमी मनता है भाई 800 लोग घायल हो गए। तो बाद में मुझे लगा कि भाई इसको नियंत्रित करना चाहिए, और तो हमने कहा कि पहला उद्देश्य था कि धार्मिक सौहार्द बना रहा, रहे। धार्मिक गानों का, देशभक्ति गानों का जो है प्रचलन चलता रहे। दूसरा था कि जो अखाड़े आपस में लड़ते हैं वो आपस में ना लड़े। तीसरा ये था कि भाई जो कुछ लोग नशा करके जो ये घुसते हैं तो नशा पर कंट्रोल हो, और प्रशासन जो है उसको जो नवमी को जो उत्पाद विभाग के द्वारा जो शराब की दुकानें जो बंद की जाती है, मेरा मांग शुरू से रहा कि लगातार नवरात्रा का 10 दिन तक आप जो है उसको बंद ही कर दीजिए। तो उस चीज़ों को मांग को लेकर के हमने पद यात्रा निकाला, और लगातार 10 दिनों तक 100 किलोमीटर का पद यात्रा सारे अखाड़ों में मैंने पैदल गया, और सारे अखाड़ों के जो मंदिर थे उसकी जो समिति थी उसके वहीं पर मैं सोता था। हमारे साथ कई लोग थे, तो हमने सब जगह कहा कि बैठक में पहले केसट लीजिए, ये केसट बजाइए, और ये संकल्प लीजिए कि हम लोग जो है राम जी का इस त्यौहार में धार्मिक गीत बजाएंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, अपने पुराने जो परंपरा है कि महावीर ध्वजा ट्रकों के आगे आगे ट्रॉली के आगे रहे, और उसके बाद अपने आपस के समिति के लोग आपसी सहमति के साथ, और एक सुरक्षा दस्ता भी बने कि हाँ भाई कहीं कोई दूसरा अफवाह में ना पड़े, कहीं किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आए, या पूर्व की लड़ाई का जो है इसमें बहुत ज़्यादा उसको मिक्सिंग ना करे, तो आपस में सौहार्दपूर्ण रहे, तब इसका जो स्वरूप होगा वो काफ़ी बेहतर होगा और इसका नाम काफ़ी होगा। तो इस तरीके की बदनामी नहीं होगी भाई। अब पटना से मुझे फोन आएगा कि 800 कैसे घायल हो गए, अखबार में छपता है कि भाई 300 लोग घायल हो गए, तो उसको बाद में वो अच्छा चीज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि रामनवमी इंटरनेशनल हो, हम चाहते हैं कि रामनवमी पूरे विश्व विख्यात जो है उसका जो स्वरूप उभर के उभरे, सनातनी झंडा और भगवा गमछा तलवार और बाकी सब चीज़ केवल प्रदर्शन उसका हो, और अपना जो शक्ति भक्ति का माहौल हो। लेकिन इस तरीके नकारात्मक खबरें छपती है तो वो तो अच्छा चीज़ नहीं है ना हजारीबाग के लिए कि लोग चर्चा। मतलब आपने हजारीबाग के रामनवमी के प्रति जो गलत भ्रांतियां हो गई थी कि ये रामनवमी नहीं दंगा नवमी है, इसको दूर करने के लिए आपने पदयात्रा निकाली थी कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये एक राम जी का आयोजन है, हम आस्था में लीन रहते हैं, हम कोई दुर्भाव लेकर नहीं आते, और इसी के लिए आप जागरूक करना चाहते थे। आपने बहुत सारी कोशिशें की उसमें कि अश्लील गाने नहीं बजने देंगे, ये नहीं ऐसा करिए, लोगों को प्रेरित किया, लेकिन आपने जो कोशिश करी थी नशा मुक्त हो, उसमें कितनी सफलता मिली आपको? देखिए, एक बार हम लोगों ने काफ़ी क्लब का जो जैसे पद यात्रा निकाला तो नियंत्रण रहा। बाद में क्या हुआ, चूंकि थाने अलग, मैं जब अध्यक्ष बना था तो 4 थाने थे, अब लगभग उस क्षेत्र के कवर करने के लगभग आप देखिएगा 6-7 थाने का लगभग कवर करके लोग आते हैं। तो उसमें सारे अखाड़ों के लोगों को पहले हम लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप अपने समिति में अपने उन लोगों को चिन्हित कीजिए जो सारे लोग तो नहीं, कई लोग शाकाहारी भी होते हैं, कई लोगों ने कभी जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एकदम बिल्कुल संकल्पित होते हैं कि जब तक रामनवमी का जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्वक नहीं आएगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है कि सारे लड़कों को सकुशल घर लाना है। तो कई जिम्मेदार लोग भी रहते हैं, तो हम लोग कहा कि भाई आप उसको चिन्हित कीजिए जो आपके एक अखाड़ा को बदनाम करता है। फिर बाद में होती है कि भाई उस अखाड़ा के लोग जो है उसमें 2-4 लोग पिए हुए थे, तो उसको कंट्रोल कीजिए। तो बाद में हुआ कि पहले ही लोग उसको समझा बुझा दिया जाता है कि भाई ऐसा है, तो इसलिए हमने उसको ये किया कि धार्मिक माहौल में हो, रामनवमी का नाम हो और शांतिपूर्वक नशामुक्त रामनवमी हो। आप तो राजनीति भी करते हैं, मैं बता दूं दर्शकों, डॉक्टर अमरदीप यादव भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और सबसे अधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। पार्टी के नेतृत्व को इन पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं, इन्होंने कभी भी हजारीबाग के रामनवमी महोत्सव से अपने आप को दूर नहीं किया, और उसी के मद्देनजर इन्होंने एक विजय शंखनाद नामक एनजीओ भी बनाया था। क्यों बनाया था विजय शंखनाद आपने, क्या वजह थी? विजय शंखनाद एक अखाड़ों के लोगों का हमेशा डिमांड रहता था कि आप हमेशा नेतृत्व करिए, लेकिन चूंकि अध्यक्ष तो बार बार रहने से क्या होता है कि बाकी नौजवानों को मौका मिल नहीं पाता है। आप तो कितने बार अध्यक्ष? एक बार मैं अध्यक्ष रहा। अच्छा। फिर एक बार अध्यक्ष रहा, मैंने स्वतः अपनी इच्छा से मैंने उसको छोड़ा कि भाई अब हर लोगों को मौका मिलना चाहिए, हर अखाड़े गांव का हो, शहर का हो, इस मोहल्ला का, इस चौक का हो, ये पुराना अखाड़ा इसका भी होना चाहिए। तो सभी वर्ग के, सभी समाज के सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए।
और मुझे एक संतुष्टि इस बात का भी था कि जो मैंने सोचा था या हमारे मित्रों ने मिल करके जो सुझाव दिया, तो सभी चीज़ों को हमने कर दिया। सभी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से ये करके हम लोगों ने उसको समायोजन करके एकजुटता में, एकरूपता में किया। विजय शंखनाद संस्था 2015 में हम लोगों ने बनाया कि जो अध्यक्ष बन करके मैंने जो काम किया था, हर बार 2007 से लेकर लगभग 2015 तक हम लोगों ने सीडी कैसेट बांटना लगातार कभी बंद नहीं किया। हर बार कैसेट का डिमांड बढ़ते चला अच्छा, गया। आप अध्यक्ष नहीं भी थे तो हम भी ये अध्यक्ष काम? नहीं भी थे तो भी हम काम करते थे। तो लोग कहे कि भाई इस काम को आप बंद मत कीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग पहले संस्था बनाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि महासमिति तो अध्यक्ष हर बार बदल जाता है। फिर हमने उसको ये चलन शुरू कर दिया। फिर विजय शंखनाद संस्था के द्वारा फिर हम लोग सीडी कैसेट बांटे। बाद में सीडी कैसेट का परंपरा खत्म हो गया, पेन ड्राइव आया। तो हम लोग क्या है कि पेन ड्राइव का कॉस्ट उसमें ज़्यादा पड़ता था। तो फिर पेन ड्राइव से क्या हुआ, 10-10 कलम मिला के हम लोग पेन ड्राइव दे दिए, बाकी आप लोग कॉपी कर लीजिए लैपटॉप में, बाकी कर लीजिए। फिर क्या हुआ कि यूट्यूब का प्रचलन आ गया। तो पिछले 4-5 वर्षों से कोरोना का पहले तक में, लगभग 2019 तक, हम लोग यूट्यूब से लिंक भेज देते थे कि भाई जो अध्यक्ष सचिव है उसको आप लिंक भेज देते, फिर सारे लोग को भेजा दीजिएगा। जो बजाने वाले होंगे म्यूजिशियन, तो जो साउंड सिस्टम वाले होंगे तो उसको ये गाना दे दीजिएगा। तो वो चीज़ हुआ। दूसरा क्या कि शिविर हम लोग लगाते हैं। शिविर में हम लोगों ने सारे एनजीओ को जा करके कहा कि ये जो सदर अस्पताल पर एक्स्ट्रा जो लोड पड़ता है, तो कई लोग, घायल लोग रात में भीड़ में नहीं पहुंच पाते हैं सदर अस्पताल। तो कई ऐसे संस्थाओं के, जैसे विष्णु प्रसाद भजन दल तो पहले से लगता था, विद्यार्थी परिषद का जो है चिकित्सा शिविर पहले से लगता था, और अन्य समाज सेवी कुछ लगाते थे। लेकिन एनजीओ को इन्वॉल्वमेंट हम लोगों ने करवाया कि आप हजारीबाग के में एनजीओ आपका ऑफिस है, तो रामनवमी में आप शिविर जरूर लगाइए। अच्छा, आपका विजय शंखनाद सिर्फ रामनवमी के लिए है कि मुहर्रम के समय में भी आप एक्टिव रहते हैं? नहीं, हम लोग सालों भर उस एनजीओ के तहत काम करते हैं, लेकिन रामनवमी में विशेष हम लोग का काम रहता है। 1 महीना तो लगातार हम लोग उसका काम चलिए, आपसे जुड़े 2 हैं। आपने एक मुद्दा उठाया था, इंटरनेशनल रामनवमी, एक हैशटैग आपने प्रचलन में लाया था जी। और दूसरा है कि राजकीय महोत्सव के दर्जे के लिए आप बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं। इन दोनों मुद्दों पर बात देखिए, करें। 2022 में चूंकि मैं झारखंड में जहाँ जाता था, तो कई जिलों में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जितने भी जो पौराणिक स्थल थे सबको धार्मिक केंद्रित करते हुए उसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया। बगल में इटखोरी महोत्सव होता है, आप देख लीजिए अभी गढ़वा में बंशीधर महोत्सव हुआ। तो हर एक जिले में कहीं ना कहीं होता था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हजारीबाग की रामनवमी का इतिहास 100 वर्ष है, और 100 वर्ष में अभी तक क्या हुआ कि मुझे याद नहीं है कि कोई कभी मुख्यमंत्री आया हो, कभी केंद्र का मंत्री आया हो, कभी हजारीबाग जिले से बाहर का कोई व्यक्ति जो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, या जो बड़े बड़े जो है मुख्य सचिव हैं या डीजीपी हैं, ये लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? तो हम लोग कहते हैं भाई कि जब मुंबई में गणपति महोत्सव होता है तो उसका जो इंटरनेशनल एक स्वरूप है, तो हम लोग उसको चाहते हैं कि पहले तो राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। 2022 में जब इस विषय को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने इस विषय को लाया, अखाड़े का समर्थन मिला। बोले ये चीज़ तो लोगों को ध्यान में आया ही नहीं। फिर बाद में हमारे उस समय के जो तत्कालिक विधायक थे श्री मनीष जायसवाल जी, उनसे चर्चा हुई सारे विषय पर। तो उसका क्या हुआ कि विधानसभा में उन्होंने उठाया। अभी वर्तमान में विधायक है श्री प्रदीप प्रसाद जी, उन्होंने भी विषय को उठाया, और अब सारे अखाड़े के लोग इस चीज़ को आंदोलन के रूप में ले रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हजारीबाग का रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। स्थानीय कलाकार, राष्ट्रीय जो कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, सारे लोग का एक 3 दिवसीय 4 दिवसीय कार्यक्रम हो। जितने भी जो शारीरिक सौष्ठव दिखाने वाले, कला का प्रदर्शन करने वाले, लाठीधारी, तलवार बांधने वाले या अन्य जो कलाकार हैं, तो वो केवल सप्तमी के दिन अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। 9वीं 10वीं का जो विजयदशमी का वही जुलूस एकादशी हो जाता है, उसमें जो कला का प्रदर्शन करते हैं। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर या सरकारी मान्यता के साथ जब वो बड़ा मंच में वो लोग प्रदर्शन करेंगे, तो वहाँ प्राइज़ देने वाले लोग भी जो है वो काफ़ी रिनाउंड लोग रहेंगे, और अखाड़े का जो है पंजीयन हो जाएगा, सारे अखाड़ों का, महासमिति का भी पंजीयन हो जाएगा। तो उसमें सहयोग भी सारा होगा, सारा का ड्रेसअप एक जैसा हो जाएगा, सारे को जो है एक रूप में, एक उसका एक रंग जो है कार्निवल टाइप का जो होगा। तो फिर नेशनल इंटरनेशनल लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, मीडिया आएगी। और उसमें सबसे जो बड़ा विषय है कि आप अभी कैलेंडर चेक कीजिएगा कि रामनवमी कब है, तो आप देखिएगा कि 6 अप्रैल को है। आप चाहे पंचांग कैलेंडर देखिए, चाहे अंग्रेजी कैलेंडर आप देख लीजिए, आप 6 अप्रैल को ही रामनवमी रहेगा। लेकिन
हजारीबाग में जब पूरे देश भर में रामनवमी जब समाप्त हो जाएगा तब फिर हजारीबाग में शुरुआत होती है। तो उस समय तक पूरे झारखंड में पुलिसकर्मी लोग भी जो है नवमी का समापन के बाद वहाँ उनकी ड्यूटी लगती है, कई IAS और IPS का वहाँ की ड्यूटी लगती है। तो जब पूरा देश फ्री हो जाता है तो हजारीबाग का रामनवमी कवरेज करने लोग आ सकते हैं, पर्यटक लोग आ सकते हैं और नेता मंत्री लोग आ सकते हैं। हजारीबाग का जो है रोजगार का संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ेगा। अभी क्या हुआ, देखिए प्रयागराज में कुंभ हुआ, पूरा इंटरनेशनल मीडिया का जो है एक सेंटर वहाँ छाया हुआ था। तो उसी प्रकार हजारीबाग का हम लोग चाहते हैं, मुंबई में गणपति महोत्सव तो हजारीबाग में राजकीय महोत्सव। जैसे ही राजकीय महोत्सव का घोषणा होगा देखिएगा सारा कल्चरल एक्टिविटी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ में और सुधार होना चाहिए और नौजवानों का उसका एक दिशा बदल जाएगी कि हम साल भर जो है जिम्नास्ट में जाए, हम व्यायामशाला में जाए, योगा करे, कसरत करे, लाठी सीखे, उसका प्रशिक्षण ले और अपनी कला को हम दिखाए, बड़ा स्टेज बने और उसका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। दर्शकों, आपको एहसास हो गया होगा कि डॉक्टर अमरदीप के रग रग में हजारीबाग की रामनवमी समाई हुई है और जो इन्होंने मुख्य बात करी सांप्रदायिक सौहार्द की बात, इन्होंने कहा कोई कलेश नहीं चाहते, हम राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। हाँ, उस जन्मोत्सव में युवाओं के बीच शारीरिक सौष्ठव, अस्त्र शस्त्र परिचालन वगैरह के जो अच्छी चीजें होती है, जो अखाड़ों से लोग सीखते हैं, उनको बढ़ावा देने की मनसा रहती है। और इस दफा क्या है हजारीबाग के रामनवमी में खास, ये अंतिम सवाल इनसे लेते हुए हम आपसे विदा लेंगे। क्या है इस बार के रामनवमी में खास? देखिए, इस बार का रामनवमी 100 वर्ष लगभग पूरा कर रहा है। आप पुराना देखेंगे इतिहास 1925 से 2025। हाँ, अच्छा। कहीं पर पुराना रिकॉर्ड आपको 1918 का दिखेगा, कहीं 1920 का दिखेगा, लेकिन लगभग झांकी का स्वरूप 1925 में आ गया था। तो अभी लगभग 100 वर्ष हो रहा है। तो 100 वर्ष में झांकियों का जो स्वरूप है वो अब एकदम बिल्कुल पुरानी परंपरा को जोड़ते हुए वर्तमान आधुनिकता का जोड़ करते हुए, जैसे अब झांकी पहले भी बनती थी, हम लोगों ने एक केसर निकाला था, बनाएंगे मंदिर नस नस में प्रभु तेरे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलते हुए वो कार्यक्रम होता था। तो आज इस बार है कि नौजवान में उत्साह है। हम लोगों ने एक परंपरा शुरुआत किया है कि जैसे श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा होता था तो हम हनुमान बाल रूप सज्जा का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो उसको एकदम बिल्कुल मोमेंट में कि हर अखाड़ा ये डिमांड करे कि राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलना चाहिए और आने वाला समय में इसका आपको दिखेगा, हर एक अखाड़ा का डिमांड रहेगा और बहुत शांतिपूर्वक रामनवमी होगा। प्रशासन का भी सहयोग, महासमिति ने अध्यक्ष काफ़ी बेहतर काम कर रही है, सभी पूर्व अध्यक्ष बुजुर्ग लोग मिलकर काम करेंगे और बेहतर रामनवमी होगा, समन्वय के साथ अच्छा रामनवमी होगा प्रत्येक वर्ष की भांति। इस दफ़ा चूँकि 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये जो रामनवमी का स्वरूप देखने को मिलता है हजारीबाग में, हजारीबाग की रामनवमी की जो खासियत है उस खासियत के 100 साल पूरे होंगे। तो इस बार आयोजन समिति के लोग इस शताब्दी वर्ष में राजकीय महोत्सव घोषित किए जाने की जो चिर परिचित मांग है, उस मांग को अपने झांकियों में जगह देंगे और बस राममय होगा हजारीबाग। एक बार आप भी आकर देखिए कैसा होता है हजारीबाग में रामनवमी का महोत्सव। दीजिए इजाजत। जय श्री राम।